हेलो गाइज, वेलकम टू श्री गणेशा आईएएस। सो अगेन हम अपने करंट अफेयर सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाला है, जिसमें जो अब टॉपिक आता है जिसमें है डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी फॉर लोकपाल। अब न्यूज़ में ये रहा कि एक आरटीआई की रिप्लाई की गई, एक आरटीआई रिप्लाई आया, एक किसी ने आरटीआई फाइल किया था, तो उसमें कहा था कि सेंटर इज़ येट टू अपॉइंट अ डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी। जैसे लोकपाल को बने हुए 2 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी भी डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी अभी तक कोई आया नहीं है। तो अब की पॉइंट्स देख लेते हैं कि ये डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी होता क्या है। तो एज़ पर द लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 जो है, ये कहता है कि देयर शुड बी अ डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल का रैंक का एक ऑफिसर होना चाहिए जो आपका डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी हो। इसके बाद ये एक्ट और कहता है कि एज पर द प्रोविज़न कंटेंट इन द सेक्शन 21B, ठीक है, कौन सा भाई, सेक्शन 21B ऑफ द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। इसमें यह कहता है कि कंप्लेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स आर रेफर्ड बाय द लोकपाल टू द सीवीसी फॉर अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। ठीक है, तो सेक्शन 21 जो है बी ये कहता है कि लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट के हिसाब से कंप्लेंट्स जो भी हो रेस्पेक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, ये रेफर किया जाएगा बाय द लोकपाल टू द सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, फॉर अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। द नॉन अपॉइंटमेंट of director of inquiry again reflects the lack of political will for strengthen the लोकपाल in India। तो भाई यहाँ पे आपका lack of political will हमें देखने को मिल रहा है। अब लोकपाल के बारे में बात करते हैं, लोकपाल है क्या। लोकपाल के लिए पता है कि अन्ना हजारे इस मोमेंट से काफ़ी टाइम से जुड़े थे कि लोकपाल लाओ, है ना। लोकपाल यानी तो कि वो सबको देखे, तो लोकपाल तो आपने ला दिया। और लोकपाल ये क्या है कि एंटी करप्शन अथॉरिटी है या अम्बड्समैन है हु रिप्रेजेंट्स द पब्लिक इंटरेस्ट, और इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट द करप्शन। तो हमने एंटी करप्शन एक अथॉरिटी बनाई जिसका नाम है लोकपाल। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ एन अम्बड्समैन वॉज बोरोड बाय फ्रॉम स्वीडन। और ये जो अम्बड्समैन होता है, जो देख रेख करता है, जो कि मतलब सबको देखता है, जैसे बैंक में भी एक अम्बड्समैन होता है। तो अगर बैंक में अगर सपोज करो किसी मतलब बैंकिंग में चला गया मैं, अगर सपोज करो बैंक में किसी कस्टमर का हरासमेंट हो रहा है, तो आप अम्बड्समैन के पास जाइए, वो आपका कंप्लेंट देख लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी, ये स्वीडन से कंसेप्ट लिया गया है। तो लोकपाल जो है एपेक्स बॉडी है जो इंक्वायर करता है, इन्वेस्टिगेट करता है ग्राफ्ट कंप्लेंट्स अगेंस्ट द पब्लिक फंक्शनरीज। ठीक है, और ये कब आया था भाई, तो ये केम इनटू बीइंग द अपॉइंटमेंट ऑफ इट्स चेयरपर्सन, मार्च 2019 में ये इफेक्ट में आया था। ठीक है जी। और उसके बाद से द फर्स्ट एआरसी जो है, एआरसी रिपोर्ट है जो 1919 में उसने रेकमेंड किया था कि आप सेटिंग अप करिए 2 स्पेशल अथॉरिटीज डेजिग्नेटेड एज लोकपाल एंड लोकायुक्त। लोकपाल और लोकायुक्त आप करिए जिसको रिड्रेस करे सिटीजन ग्रीवांसेस को। लोकपाल रिस्पॉन्सिबल होगा जो कि करप्शन का जो भी चार्ज होगा एट नेशनल लेवल, और लोकायुक्त होगा वो स्टेट लेवल पे होगा। बाकी लक्ष्मीकांत में आप एक बार देख लीजिएगा। द लोकपाल हैज़ जुरिडिक्शन ओवर ऑल एमपी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन केसेस ऑफ करप्शन। तो लोकपाल का भाई कहाँ है, एमपी के ऊपर देख सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को देख सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस लोकपाल कैन ऑल्सो इंक्वायर into anti-graft complaints regarding any member of an institution which is wholly or partially financed by the central government or controlled by it। जैसे मान के चलो कि कोई अगर पीएसयू है, तो गवर्नमेंट पीएसयू है तो वहाँ भी दे सकती है। ऑल्दो पीएसयू के स्टॉक्स बिक गए हैं, डजेंट मैटर। पीएसयू के कुछ होल्डिंग्स बिक गई है, डजेंट मैटर। पीएसयू का प्राइवेटाइजेशन हो गया, डजेंट मैटर। वहाँ भी लोकपाल कैन ऑल्सो क्वेश्चन इंक्वायर कर सकता है उस एजेंसी को। प्रेजेंटली जस्टिस जो है ये पिनाकी चंद्रा घोष, ये चेयरपर्सन है लोकपाल के। और लोकपाल एक मल्टी मेंबर बॉडी होता है जिसमें एक चेयरपर्सन और 8 मेंबर होते हैं। तो ये याद रखना, 8 मेंबर होते हैं। ठीक है, तो दिस इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। अब इशू रिगार्डिंग लोकपाल क्या है, तो लोकपाल इज नॉट फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एज द अपॉइंटिंग कमिटी इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ मेंबर फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज। अब जनता थोड़ी उसको चुनाव करके भेज रही है, जैसे प्रेसिडेंट का, ये प्राइम मिनिस्टर का चुनाव, ये एमपी का चुनाव होता है। नो, इवन कोई वोटिंग भी नहीं करता है, कोई पैनल भी नहीं है। अब इसमें कौन करता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं। तो मे भी कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहे, ऐसा माना जा सकता है, ऐसी संभावनाएं बताई जा सकती हैं। द सिलेक्शन कमेटी ऑफ लोकपाल में अब कौन कौन होता है, इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं। सिलेक्शन कमेटी को एक बार देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें कौन होगा, ये चेयरपर्सन होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, और जजेस नॉमिनेटेड बाय हिम और वन एमिनेंट जजेस। अब देखिए इसमें राज्यसभा का कोई रोल नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर का भी कोई रोल नहीं है ना। एमपी तो मान लो कि स्टेट से चुन के आते हैं, बट स्टेट लेजिस्लेचर का भी कुछ तो रोल होना चाहिए। तो ये बात यहाँ पे आ जाती है। ठीक है,
उसके बाद से एक और बात करते हैं, द अपॉइंटमेंट ऑफ लोकपाल कैन बी मैनिपुलेटेड इन अ वे एज देयर इज अ नो क्राइटेरियन टू डिसाइड हु इज एमिनेंट जूरिस्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी। अब भाई कौन एमिनेंट जूरिस्ट हो सकता है, ये भी तो बात है। अब बिगेस्ट लैकुना अगर बात करते हैं तो एक्सक्लूजन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एम्बिट ऑफ द लोकपाल। अब इसमें आपने क्या किया, जुडिशरी को एक्सक्लूड कर दिया है कि मतलब रहेगा ही नहीं लोकपाल में, है ना। तो सबसे बड़ी तो बात यही है, मान लो कि ये भी तो हो सकता है घपलाबाजी। तो बिगेस्ट लैकुना ये है कि एग्जीक्यूशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एम्बिट ऑफ द लोकपाल। अब सीजीआई का मर्जी जो मर्जी सो करे, सुप्रीम कोर्ट का जज है मर्जी जो मर्जी सो करे, है ना। काटजू साहब अगर जज रहते तो वो पता नहीं अभी क्या क्या करते, एक्स जज थे, ठीक है, मार्कंडे काटजू, बड़ा अच्छा लिखते हैं ट्विटर और फेसबुक पे, ठीक है। उसका कहता है द लोकपाल इज नॉट गिवन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग एंड देयर इज अ नो एडिक्वेट प्रोविजन फॉर अपील अगेंस्ट द लोकपाल। द लोकपाल इज नॉट गिवन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है ना, है ना। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग होता है ना, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, यूपीएससी हो गया, ये सब क्या है, दिस आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो उस तरह का आपने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं दिया है और कोई एडिक्वेट प्रोविजन नहीं है कि फॉर अपील अगेंस्ट द लोकपाल। अब मान लीजिए लोकपाल ही, है ना, अगर मतलब चौकीदार ही चोर हो गया तो फिर आप क्या करेंगे, ये वाली बात हो गई। द कंप्लेंट्स अगेंस्ट द करप्शन कैन नॉट बी रजिस्टर्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 7 years। ये भी बात है भाई, फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑफेंस मेंशन्ड इन सच अ कंप्लेंट इज एलिज्ड टू हैव बी कमिटेड। अब मान लीजिए किसी की सरकार 10 साल चली और उसमें किसी ने डर के मारे किया नहीं, तो फिर 10 साल बाद आप करेंगे तो क्या फ़ायदा फिर, है नहीं। मान लो वो दूसरी तीसरी साल किया हो तो ये भी तो हो सकता है। तो इसमें ये 7 years का प्रोविज़न है कि 7 साल के करप्शन के 7 years तक ही आप उसका कंप्लेन उसको लिया या लोकपाल लेगा। अब इन ऑर्डर टू टैकल, अब वे फॉरवर्ड क्या है भाई कि आप फंक्शनल ऑटोनमी और मैन पावर को बढ़ाओ, है ना। आपने डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी ही अभी तक नहीं भरा है, तो ये बात हो गई। मोर एवर लोकपाल और लोकायुक्त मस्ट बी फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगली इंडिपेंडेंट हो, मतलब उनको सैलरी और उनके लिए लीगली भाई इंडिपेंडेंट रखिए, है ना। और मल्टीप्लिसिटी ऑफ करिए, देयर इज अ नीड ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ डिसेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन विद अप्रोप्रिएट अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म टू अवॉइड द कंसंट्रेशन ऑफ टू मच पावर इन एनी वन इंस्टीट्यूशन और अथॉरिटी। ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी रखिए, इंपावरिंग राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट करिए, स्ट्रॉन्ग विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन रिजीम करिए और रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद अ मोरली रिजाउंड लीडरशिप दैट इज विलिंग टू सब्जेक्ट इटसेल्फ टू पब्लिक स्क्रूटिनी। भाई ट्रांसपेरेंसी बढ़ाइए, ठीक है। विशल ब्लोअर जो होता है, विशल ब्लोअर मतलब सिटी बजाने वाले, कि मतलब आगाह करने वाले, है ना। ओके, अब नेक्स्ट आता है कप्पू कम्युनिटी रिजर्वेशन। अब कप्पू कम्युनिटी है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है, 10% रिजर्वेशन इनको दे दिया है कप्पू कम्युनिटी को अंडर द EWS कैटेगरी में, मतलब इकोनॉमिक वेकर सेक्शन कैटेगरी में, फॉर अपॉइंटमेंट्स इन इनिशियल पोस्ट एंड सर्विसेज इन द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो कहाँ भाई, इनिशियल पोस्ट में और सर्विसेज में देने के लिए। दिस रिजर्वेशन इज एक्सटेंड कर रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशन 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019 को, जिसमें क्या था कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को आप रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो इसने क्या करा, इसने पूरी कम्युनिटी को ही कह दिया कि भाई ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, कप्पू कम्युनिटी, ठीक है जी। तो कप्पू कम्युनिटी के बारे में जान देते हैं। तो ये जनरली एग्रेरियन है, बेस्ड है, आपका खेती वेती करते हैं ये लोग, और इट बिलीव्स दैट माइग्रेट करे हैं गैंगेटिक प्लेन से, ऐसा माना जाता है। कंपलियार नियर अयोध्या से, है ना, अपना ओरिजिन ये अयोध्या से बताते हैं, ठीक है। तो फिर राम जी चाहिए, फिर राम मंदिर में आप लोग भी कुछ सहयोग करिए, मतलब EWS की रिजर्वेशन उत्तर प्रदेश योगी जी बुला देंगे, योगी जी तो दे ही देंगे आप लोग को, है ना। अब राम अयोध्या से ओरिजिन है तो उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा सदैव सेवा में रहती है ना। उत्तर प्रदेश इज़ अ उत्तम प्रदेश, ठीक है। दे इंटर व्हाट इज़ द प्रेजेंट डे तेलंगाना एंड आफ्टर क्लियरिंग द फॉरेस्ट अलोंग द बैंक्स ऑफ गोदावरी, ये सब चीज़ें हैं। तो इतना बस कप्पू कम्युनिटी कहाँ का है, तो ये है। कप्पू कम्युनिटी डिमांड कर रहा था कि उसके बैकवर्ड कैटेगरी में रखो, ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस। तो फर्स्ट मेजर प्रोटेस्ट हुआ था कि कप्पू को बैकवर्ड क्लास में दीजिए 1983 में, ठीक है। गवर्नमेंट ऑर्डर वाज इशूड देन इंक्लूजन इन बैकवर्ड क्लास, हाउएवर इट वाज नॉट ऑनर्ड। तो ये बात है। OBC क्या है, तो OBC इज कलेक्टिव यूज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो क्लासिफाई कास्ट वेयर जो एजुकेशनली और सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप है उनको OBC माना गया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है। इट इज़ वन ऑफ द सेवरल ऑफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द जनरल क्लास, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये सब बात होगी। द OBC भी कंप्राइज है 52% ऑफ द कंट्री की पॉपुलेशन में। मंडल कमीशन 1980 में जो आया था उसने डिटरमाइन करा था कि टू बी 41% इन 2006 हो जाएगा ये आपका व्हेन द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन टुक प्लेस, ठीक है, ओके। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास क्या एक बनाया गया, आर्टिकल 338B, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत आता है। कुछ गाइडलाइंस है EWS के रिजर्वेशन को लेके। तो पर्सन जो कि कवर्ड नहीं है SC ST या फिर एजुकेशनल बैकवर्ड में OBC में नहीं है और जिसकी ग्रॉस एनुअल 8 लाख से कम है, उसको हम
EWS की कैटेगरी में रखते हैं। और इनकम इसमें ऑल सोर्सेज, सैलरी हो, एग्रीकल्चर हो, बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, आपका कुछ भी हो, ठीक है। द टर्म फैमिली, अब याद रखना है इसका ये है कि मतलब कि आपकी फैमिली इनकम जो है वो कम होनी चाहिए 8 लाख से। अब आपके पिताजी की अगर 8 लाख से कम इनकम है तो वो माना जाएगा, ठीक है, वो नहीं माना जाएगा। पूरी फैमिली इनकम की बारे में बात हो रही है अब, नॉट ओनली फादर, ऑल द इंटायर फैमिली इनकम, ठीक है जी। जैसे मान लीजिए किसी घर में 2 लोग हैं वर्किंग, जैसे मदर एंड फादर दोनों हैं, बट सैलरी उनकी सपोज करो 4-4 लाख मिला के 4 लाख एक जन की है और उनकी माता की 5 लाख है, 9 लाख की होगी तो वो एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है जी। तो ये कहानी है। तो फैमिली मतलब मदर फादर दोनों इंक्लूड किया गया है इसमें, और भी मेंबर को जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है अगर आप डिपेंडेंट है तो। अब 103 थर्ड ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए थे हम, पार्लियामेंट लेके आई थी बिल एक्ट को, इसको वो कराया। तो इसमें कहा कि इंट्रोड्यूस करा कि 10% कोटा देने के लिए जॉब्स एंड एडमिशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ द EWS बाई अमेंडिंग आर्टिकल 15 और 16। इसमें इंसर्ट किया गया आर्टिकल 15(6) को और आर्टिकल 16(6) को। 15(6) जो है आपका ये आपका इंक्लूड किया गया इसमें। तो इट वाज इनेक्टेड टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पुअर नॉट कवर्ड बाय द 50% रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ SC ST एंड सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, ठीक है। उसमें ये नहीं थे इसलिए इनको किया गया। तो इट एनेबल्स बोथ द सेंटर एंड स्टेट टू प्रोवाइड द रिजर्वेशन ऑफ द EWS ऑफ सोसाइटी। तो दोनों सेंटर और स्टेट को दोनों को दिया इसमें, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट आते हैं कि स्टेटस ऑफ EWS रिजर्वेशन क्या है। तो 10% EWS को रिजर्वेशन देना है, ठीक है। जो ब्रीच कर रहा है 50% लिमिट टू रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट। अब इंदिरा सोहानी केस में ये था कि आप 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट स्टैंड इज दैट कि ऑर्डिनरली 50% इज द रूल बट सेम विल नॉट बी प्रिवेंट टू द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इन व्यू टू एग्जिस्टिंग द स्पेशल सर्कमस्टांसेस के लिए, ताकि कुछ मेंबर को अपलिफ्ट किया जा सके सोसाइटी बिलोंगिंग टू द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो यहाँ पे इंदिरा सोहानी केस का मामला आ जाता है। तो द सेंटर जो है करंटली द मैटर इज इन द सुप्रीम कोर्ट वेयर इट रिसेंटली रेफर्ड टू द पिटीशन चैलेंजिंग वन, किसी ने चैलेंज किया है कि तो 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सेइंग इट इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 145(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एटलीस्ट 5 जजेस नीडेड टू हियर। ये याद रखिएगा भाई, आर्टिकल 145(3) कहता है कि ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि एटलीस्ट 5 जजेस नीडेड टू हियर केसेस दैट इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आर्टिकल 143 है, इससे डील करता है पावर को, ठीक है। अंडर आर्टिकल 143 विच डील्स विद द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इंडिया टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। तो ये भी एक है आपका, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आर्टिकल 145(3) क्या है। तो 145(3) है कि 5 जजेस की बेंच चाहिए अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कुछ आ जाता है तो। अच्छा, सबसे बड़ा बेंच अभी तक गोलकनाथ केस में हुआ था, सबसे जो बड़ा जो जजेस का बेंच था वो। अब इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट एक आई है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है। जैसे जैसे पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है ना, वैसे वैसे बहुत सारे रिपोर्ट आएंगे, जो कि इससे क्या होगा, इस रिपोर्ट से ये रिपोर्ट्स क्या करेगा, ये आपको इससे पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री इसका डिस्कस करेंगे, तो ये पूरे कंट्री को मैसेज जाता है कि वेयर वी स्टैंड। तो इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 ऑक्सफैम का है। तो ये द रिपोर्ट टाइटल करता है कि इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 इंडियाज़ अनइक्वल हेल्थ केयर स्टोरी। तो उसमें अनइक्वल हेल्थ केयर स्टोरी के बारे में बताया गया है और ये ऑक्सफैम इंडिया को रिलीज़ करता है। तो ये शो करता है कि सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है सीप इनटू द हेल्थ सेक्टर एंड डिसअप्रोपोर्शनेट अफेक्ट द हेल्थ आउटकम्स। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्टेड है हेल्थ केयर में, ठीक है। ड्यू टू द अब क्या है, एब्सेंस है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का। अभी एक बड़े अच्छे राज्यसभा में एक है मेंबर मनोज झा, तो उनकी मैं बात सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप राइट टू हेल्थ क्यों नहीं कर दे रहे हो, राइट टू हेल्थ करो, कोई इग्नोर ही नहीं करेगा। जैसे राइट टू एजुकेशन है तो आप राइट टू हेल्थ भी करिए। तो एक बड़ी अच्छी सुझाव थी, बट अब ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो रिपोर्ट सजेस्ट करता है कि स्टेट्स विच आर अटेम्प्टिंग टू रिड्यूस द एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज एंड विद द हायर एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ हैड लोअर कन्फर्म्ड केसेस ऑफ कोविड-19। भाई जिसने ज़्यादा खर्चा किया है अपने हेल्थ पे, तो उसमें लोअर केस कोविड केस को मिला है। और अबाउट रिपोर्ट ये भी कहता है कि एक कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है हेल्थ आउटकम्स का अक्रॉस डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स, ठीक, ये सब सारी बातें हैं। अब इसके फाइंडिंग क्या है ये बताता है कि देखो इसमें फाइंडिंग में इसमें ये कहा गया था, न्यूज़पेपर हिंदू से लिया गया है ये चीज़। तो उसमें ये था कि जैसे जो अगर जो हिंदूज़ हैं वो मुस्लिम के मुकाबले हिंदूज़ ज़्यादा हेल्थ केयर को अफोर्ड कर पाते हैं। और हिंदू में भी कहा है कि जो अपर क्लास के लोग हैं या जो रिच क्लास हैं वो ज़्यादा हेल्थ केयर को अफोर्ड कर पाते हैं, और SC ST तो बहुत ही कम कर पाते हैं, ठीक है। फिर से ये बताया कि वुमेन वो कम एक्सेस कर पाती हैं हेल्थ केयर को एज़ कम्पेयर टू द मैन। तो मैन आर बेटर देन ऑफ वुमेन। अर्बन पॉपुलेशन इज़ बेटर ऑफ द ये आपका रूरल पॉपुलेशन। तो ये सब सारी बातें हो गई। इसमें परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट में बताता है कि द स्टेट्स दैट हैव द फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स बीन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज सच एज इनइक्वालिटीज टू एक्सेस हेल्थ बिटवीन द जनरल कैटेगरी एंड SC ST पॉपुलेशन हैव लेस कन्फर्म्ड केसेज सच एज तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश एंड राजस्थान, ठीक है।
और ऑन द अदर हैंड स्टेट हैव हैड हायर जीडीपी एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ सच एज असम, बिहार एंड गोवा हैव हायर रिकवरी रेट्स ऑफ कोविड रेट्स। ठीक है, तो केरला अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में तो किया है मल्टी लेयर्ड हेल्थ सिस्टम, ये सब सारी बात हो गई। वो डॉक्टर आपका पर्सन रेशियो ये आपका बहुत कम है। ठीक है, तो ये हॉस्पिटल बेड्स की कमी है, वुमेन लिटरेसी एटसेट्रा, ये सब पढ़ लेंगे, उतना ज़्यादा जानने वाली चीज़ नहीं है। मतलब इसके बाद आता है नेशनल हेल्थ मिशन। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ जो आपके जो राज्यसभा में उन्होंने पेश किया है, जो हेल्थ मिनिस्टर है, कैबिनेट हेल्थ मिनिस्टर, कि जो नेशनल हेल्थ मिशन है सपोर्टेड हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म्स हैव रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ रेजिलिएंट हेल्थ सिस्टम। वो कहते हैं कि नेशनल हेल्थ सिस्टम से एक रेजिलिएंट आपका हेल्थ सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, इसके की पॉइंट्स ये हैं कि NFHM वाज लॉन्च बाई, ये 2013 में लॉन्च हुआ था। जो नेशनल हेल्थ रूरल मिशन जो 2005 में था, ये याद रखिएगा, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब आया था, तो 2005 में आया था। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन ये 2013 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो द मेन प्रोग्राम्स कंपोनेंट्स हैं इसके, हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है इन रूरल एंड अर्बन एरियाज फॉर रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूनेटाल चाइल्ड एंड एडोलसेंट केयर। ठीक है, हेल्थ केयर, उसके बाद से कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को भी देखना है। ठीक है, तो मेन गवर्नमेंट का प्रोग्राम है ये। उसके बाद NHS इन्वास करता है कि अचीवमेंट ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस टू इक्विटेबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज एंड दैट आर अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव टू पीपल्स नीड्स। गोल्स क्या है कि रिड्यूस करना है MMR को। ठीक है, MMR मतलब मैटरनल मर्टिलिटी रेट, फिर IMR को 25/1000, इनकी एक मतलब 1000 बर्थ लाइव बर्थ में हमें 1 तक ला देना है। ठीक है, IMR को 25 तक ला देना है और TFR को हमें रिड्यूस करना है 2.1 तक। तो ये बात होगी। प्रिवेंशन और रिडक्शन करना है एनीमिया को, एनीमिया जो कि वुमेन में काफ़ी ज़्यादा हाई वुमेन, मतलब बहुत ज़्यादा हाई रेट में वुमेन को, इंडियन में वुमेन को एनीमिया की शिकायत है। ठीक है, उसके बाद रिड्यूस करना है पॉकेट एक्सपेंडिचर को टोटल हेल्थ केयर में, ये सब सारी चीज़ें हैं। ट्यूबरक्लोसिस को हाफ करना है। ठीक है, ये भी हो गया। लेप्रोसी को कम करना है, मलेरिया को कम करना है, काला जर एलिमिनेशन 2015 का टारगेट है आपका। ये सब सारी चीज़ें हैं। याद रखिएगा नेशनल हेल्थ मिशन कब लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो जो NHM वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2013, उसमें सब्ज्यूम किया गया था, इसमें नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन को भी इसमें मिला दिया गया था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब आया था, तो 2005 में आया था। तो ये एक जानने वाली बातें हैं। सपोर्ट करो स्टेट को और यूटीज़ को, हेल्थ फैसिलिटी बढ़ाओ, ये सब है इसका। NHM सपोर्ट करो। ठीक है, सेटिंग अप न्यू फैसिलिटीज़ बनाओ, अपग्रेड करो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ को, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें होगी। हेल्थ फैसिलिटी को बढ़ाना, हेल्थ सर्विसेज को भी बढ़ाना है। ठीक है, जैसे आप क्या कर सकते हैं, आप फ्री सर्विसेज करिए, मैटरनल हेल्थ का, चाइल्ड हेल्थ का, एडोलसेंट हेल्थ का, फैमिली प्लानिंग का, है ना। फैमिली प्लानिंग याद रखिएगा, ये लास्ट ईयर UPPSC से क्वेश्चन आया था कि फैमिली प्लानिंग कौन करती है, तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन था। तो याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चिल्ड्रन नहीं करती है फैमिली प्लानिंग, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का काम है। ठीक है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम करना। ठीक है, और उसके बाद से मेजर डिजीज़ को देखना, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, वेक्टर बॉर्न डिजीज़, मलेरिया, डेंगू, ये सब, कालाजार, लेप्रोसी वगैरह एटसेट्रा। मेजर इनिशिएटिव क्या लिया गया था भाई, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, फ्री ड्रग्स फॉर फ्री डायग्नोस्टिक सर्विस इनिशिएटिव, PM नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम। ठीक है, फिर से नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क, सारी जो भी मोबाइल मेडिकल यूनिट, टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज, ये सब दिया गया। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये तो सबसे आपका क्या कहते हैं, ये सबसे 13 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था, ये आयुष्मान भारत। ठीक है, अचीवमेंट से NHM का बता रहा है कि 15 ईयर्स में इंप्लीमेंटेशन से NHM इनेबल्ड द अचीवमेंट ऑफ द मिनिमम डेवलपमेंट गोल्स फॉर द हेल्थ। मतलब ये कह रहा है कि 15 ईयर्स का जो इंप्लीमेंटेशन था NHM का, ये इनेबल करा है कि हम MDG टारगेट को अचीव थोड़ा सा कर पाए हैं। ठीक है, MDG हैव बीन सुपरसीडेड बाय द SDG। ठीक है, इट हैज़ लेड टू द सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स इन मैटरनल, और मतलब हमारा अचीवमेंट बता रहा है कि हमारा MMR और न्यू बर्न लेकर ये समय अचीवमेंट हुई है। ठीक है, उसके बाद से आपका जो मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी डिक्लाइन भी हुआ है। ग्रोथ इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हुई हैं। NHM एडॉप्ट्स अ हेल्थ सिस्टम अप्रोच एंड टारगेट्स टू बिल्ड अ नेटवर्क फॉर द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी विथ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हमने बनाने थे एट द ग्रास रूट लेवल पे। ठीक है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को लिंक करेंगे, फिर से रोबस्ट रेफरल लिंकेज बनाएंगे, कम्प्रिहेंसिव प्राइमरी और सेकेंडरी केयर सर्विसेज टू सिटीजन करेंगे। NHM हैज़ नॉट ओनली कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज द इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी फॉर द सर्विस डिलीवरी बट ऑल्सो हेल्प लेड टू डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटी फॉर टारगेटेड इंटरवेंशन। ठीक है,
तो ये होगा। इक्विटेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट यानी कि जो माओइस्ट एरिया है वहाँ भी सस्टेन फोकस करना है, हेल्थ को ट्राइबल पॉपुलेशन को देना है। फिर से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ये प्रोग्राम इसमें जो लाया, इसमें 115 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये नीति आयोग का प्रोग्राम था। इसमें भी है कि हेल्थ को और ह्यूमन डेवलपमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इसको रेट को बढ़ाना है, ह्यूमन डेवलपमेंट हो सके, ठीक है, इंक्रीज़ करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। नेशनल एम्बुलेंस सर्विस एक लॉन्च किया गया 2005 में। इसमें 2990 इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस व्हीकल्स को ऑपरेशनल किया गया एनएचएम में, ठीक है। पेशेंट ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है, ये सब सारा ये प्रेग्नेंट वुमेन को फ्री पिकअप एंड ड्रॉबैक का, ये प्रेग्नेंट वुमेन को इसमें, सिक इन्फेंट्स को इसमें बताया गया। ह्यूमन रिसोर्स ऑगमेंटेशन ये एनएचएम सपोर्ट करता है। स्टेट्स फॉर इंगेजिंग सर्विसेज डिलीवरी एचआर सच एज डॉक्टर्स, नर्सेज एंड हेल्थ वर्कर्स एंड ऑल्सो इम्प्लीमेंट्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर आशा, ठीक है। तो ये आशा हमारा वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा जो एनएचएम के अंडर ही आता है, सबसे बड़ा है ये आशा का प्रोग्राम। मोर देन 10 लाख आशा एंड आशा फैसिलिटेटर्स आर एंगेज इन द अंडर एनएचएम। तो एनएचएम हैज़ ऑल्सो सपोर्ट द स्टेट टू एक्वायर स्टाफ एंड विथ स्किल इन पब्लिक हेल्थ, फाइनेंस एंड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट टू प्लान इंप्लीमेंट इंटरवेंशन, फ्रीइंग अप क्लिनिकल स्टाफ टू डिलीवर हेल्थ सर्विसेज। तो हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म की बात करते हैं तो बहुत सारा हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म हुआ है। एनएचएम ने इनेबल किया है, डिज़ाइन किया है, इंप्लीमेंट किया है रिफॉर्म करने के लिए, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द गवर्नेंस एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी में, ठीक है। एड्रेस करा है हाई पॉकेट एक्सपेंडिचर को, जैसे बहुत सारा हाई पॉकेट एक्सपेंडिचर है ना, जैसे मान लो बार बार हॉस्पिटल जाओगे तो क्या होगा, आपका ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पैसा खर्च होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल आप यूज़ करते हो तो आपका और पैसा जाएगा, तो आप क्या करोगे, अपने बच्चों को पढ़ाओगे नहीं पाओगे, न्यूट्रिशनल फूड नहीं खा पाओगे, इन सब में आपके पैसे खर्च हो जाएंगे। तो इसकी वजह से हमारा ये भी टारगेट ही एड्रेस करना है कि हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को, ठीक है। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन हमने बनाए है, एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट भी बना रखी है, ठीक है, ये पीआईबी का था। अब नेक्स्ट एक आता है करंट अफेयर जिसका नाम है स्माइल स्कीम। ये स्माइल है क्या है भाई, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है। इसने फॉर्मलाइज किया है एक स्कीम जिसका नाम रखा है स्माइल, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। जो मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। तो ये इंक्लूड करता है आपका, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है फॉर कंप्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन इंगेज इन बेगिंग, जो बेगरिंग में एंगेज है। अभी कोविड में तो बेचारे बेगर्स तो उनकी बहुत बुरी हालत हो गई है, ठीक है। अबाउट इस स्कीम के बारे में बात करें तो इसने मर्जर करा है जो भी एक्सिस्टिंग स्कीम्स है बेगर्स को लेके, ठीक है, ट्रांसजेंडर्स को लेके। अब ट्रांसजेंडर्स आर ऑल्सो इन द बेगर्स कैटेगरी ना, बेगर्स मतलब सिर्फ नहीं कि जो मंदिर में होते हैं, ट्रांसजेंडर्स भी कैसे अपना वो जीवन यापन करते हैं, दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द बेगिंग, ठीक है। और उनको कितना टीजिंग उनका होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है उनको। तो स्कीम प्रोवाइडर्स फॉर द यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग शेल्टर होम्स अवेलेबल कराया जाएगा स्टेट यूटी में, अर्बन लोकल बॉडीज़ में। रिहेबिलेट कराया जाएगा पर्सन इंगेज इन द एक्ट ऑफ। तो ये रिहेबिलेशन फोकस क्या है भाई, रिहेबिलेशन, प्रोविजन ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, काउंसलिंग करना, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन करना, एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट उनको देना, इकोनॉमिक लिंकेज करना उनका। तो ऐसा माना जा रहा है कि 60,000 पुअरेस्ट पर्सन वुड बी बेनिफिटेड अंडर दिस स्कीम लीडिंग टू अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। इम्प्लीमेशन इसका कौन करेगा भाई, तो ये याद रखिए ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब कि डायरेक्टली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इट विल बी इम्प्लीमेंटेड विद द सपोर्ट ऑफ द स्टेट यूटी, लोकल अर्बन बॉडीज़, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ वगैरह, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, इनसे ये लोग इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। स्कीम फॉर कंप्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन फॉर बेगर्स, ये कंप्रिहेंसिव स्कीम फॉर पर्सन इंगेज इन द एक्ट ऑफ बेगिंग। स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, जो सिलेक्टेड सिटीज़ में इसको देखा गया है, इसको करना है, ठीक है। ड्यूरिंग द 2019-20 मिनिस्ट्री हैज़ रिलीज्ड अबाउट ₹1 करोड़ टू द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डिफेंस एंड 70 लाख टू नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस डेवलपमेंट फॉर स्किल डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम फॉर, मतलब उनको स्किल करो, उनको स्कूल दो, नॉलेज दो, उनका रिहेबिलेशन करो, उनके लिए हॉस्टल क्रिएट करो, रूम दो, उनको रिहेबिलेशन सेंटर बनाओ ताकि वो बेगिंग छोड़ के कुछ स्किल सीख ले। जैसे सपोज करो वो स्किल सपोज करो वो कुर्सी ही बनाना सीख लिया, चेयर ही बनाना सीख लिया, कंप्यूटर चलाना सीख गया, तो उसको कोई 10,000 15,000 की नौकरी प्रोवाइड कराओ आप। स्टेटस ऑफ बेगर्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि सेंसस 2011 में बेगर बता रहा है कि हमारे यहाँ इन इंडिया 4,13,670 इंक्लूडिंग, ठीक है, 2,21,673 मेल हैं और 1,91,000 फीमेल है। तो ये भी बात होगी, ये अब तो इंक्रीज़ हो गया। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा बेगर है, फॉलोड बाई उत्तर प्रदेश एंड बिहार, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। न्यू दिल्ली में भी हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेगर्स, ये भी आपका, और 121 आपके इसमें चंडीगढ़ में है, ठीक है जी। असम भी टॉप चार्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने एग्री करा है कि एक एग्री टू एग्जामिन प्ली था जिसमें डीक्रिमिनलाइज करना है बेगिंग को, है ना, कि मतलब अंडर प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट। मान लो यार अब आपने क्रिमिनलाइजेशन एक्ट बना दिया, कोई अगर पैसे मांग रहा है तो पुलिस उससे ज़बरदस्ती पैसे वगैरह लेती है, ये सब चलता है। नेशनल बैकवर्ड क्लास फॉर, मतलब कॉप्स जो है मे बी ऐसा, आई एम नॉट, मतलब मैं उसको कह नहीं रहा हूँ कि ऐसा माना जाता है कि दे आर हरास बाई द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और
पुलिस, ठीक है, ऐसा माना जाता है। देयर आर सेवरल रिपोर्ट्स कम्स इन द हिंदू पेपर, ठीक है। अब ये नेशनल बैकवर्ड क्लासेस ऑफ फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन क्या है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट और जस्टिस के अंदर आता है, और सेक्शन ये कंपनी एक्ट के तहत एक है, नॉट फॉर प्रॉफिट है, और ये 1992 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ बैकवर्ड क्लास टू असिस्ट द पूरा सेक्शन ऑफ दिस क्लासेज इन स्किल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स। भाई उनको स्किल दो, है ना, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करार दो, बस यही चाहिए। अब बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस क्या है भाई, तो ये सोशल डिफेंस एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि आपके सोसाइटी एक्ट के तहत 1860 के तहत बना है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली में है। तो ये सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का, ये नोडल ट्रेनिंग रिसर्च भी है जो इंस्टीट्यूट इन द फील्ड ऑफ सोशल डिफेंस की, ये करंटली फोकसेस ऑन द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के फोकस करता है, ठीक है। तो ये प्रोवाइड करता है सोशल डिफेंस प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ट्रेनिंग, रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन करके। अब आता है भाई नेक्स्ट होता है इवेंट्स ऑफ एक्सट्रीम वेदर। अब भाई एक्सट्रीम वेदर दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी हम देख सकते हैं कनाडा में फ्लड आया है, चाइना में भी फ्लड आया है, जर्मनी में फ्लड आया है, यूरोप में पूरा फ्लड आया है, ग्रीक में पूरा यूरोप और पूरा परेशान है फ्लडिंग से। और इंडिया में जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे ड्राउट की कंडीशन हो गई है, नॉट ड्राउट बट 31% रेन की डेफिशिएंसी हो चुकी है। और इंडिया के कुछ ऐसे भी एरिया हैं लाइक बिहार एंड उत्तर प्रदेश का ईस्टर्न यूपी जो है वहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम रेनफॉल हो रहा है। तो इन द सम प्लेसेस देयर इज़ अ एक्सट्रीम फ्लड और कहीं पे एक्सट्रीम ड्राउट एंड, तो इससे क्या होता है कि बैलेंस बिगड़ जाता है, ठीक है। तो ये बात कर रहा है इवेंट्स ऑफ एक्सट्रीम वेदर। तो इसमें बता रहा है कि पीपल अराउंड द वर्ल्ड हैव बीन डबली हिट बाय द कोविड-19 पैंडेमिक एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स विच एक्सपर्ट्स हैव द फॉलोड बाय द फ्यूल्ड बाय द क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारी प्रॉब्लम इश्यूज काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। तो की पॉइंट्स बताता है कि एक्सट्रीम रिसेंट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने का गया है, जैसे हीट वेव वगैरह हो गया। हीट वेव क्या होता है, जब लू की जो लेवल जो होती है ना बहुत हाई हो जाती है तो वो हीट वेव हो जाती है। नॉट लू की, मतलब कि गर्म हवाएं इतनी चलती हैं कि इतनी तेज़ चलती है कि आप उससे बेहोश तक हो सकते हैं, आपको डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। तो ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया था कनाडा और पार्ट ऑफ द यूएस में, रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर, इससे 100 ऑफ डेथ भी हो गए। फिर फ्लड्स ऑफ जर्मनी की बात होगी, फिर चाइना, इंडोनेशिया, ये सब सेवरल एशियन कंट्री में बर्ड ये भी आया। फिर साइक्लोन्स लाइक टाकुटे, यास, ये भी इंडिया के वेस्टर्न और ईस्ट कोस्ट को रेस्पेक्टिवली हिट किया है। अब यास ईस्टर्न कोस्ट में आया था। अब देखो क्या हो रहा है कि मतलब साइक्लोन की नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द जो ओशन टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। तो ओशन टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, डिप्रेशन होगा, ओशन में डिप्रेशन बनता तो साइक्लोन फॉर्म होगा। पहले अरेबियन सी में साइक्लोन नहीं फॉर्म होता था, बहुत कम फॉर्म होता है, बट अब एवरी ईयर 1 से 2 साइक्लोन वहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। तो सम कॉजेज ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की एक्सट्रीम टेम्परेचर हो रहा है, द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज राइजिंग एवरी ईयर एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड एक्सट्रीम सनशाइन, ठीक है, ये सब बढ़ रहा है, ये लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब हाई एटमॉस्फेरिक विंड्स जो हैं, तो द जेट स्ट्रीम इज फाउंड वेयर द कोल्ड एयर फ्रॉम द अर्थ फॉल्स मीट्स विद दैट वार्म ट्रॉपिकल एयर। तो हाई एटमॉस्फेरिक विंड्स भी हैं। दिस विंड्स हेल्प टू कंटिन्यू द कंट्रोल द वेदर सिस्टम फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट इन द सदर्न हेमिस्फेयर। तो वेस्ट से ईस्ट में नॉर्दर्न में होता है और ईस्ट से में सदर्न में होता है। समटाइम दिस विंड्स ब्रिंग अनप्लीजेंट वेदर विद देम विच में लीड टू फॉर्मेशन ऑफ टोर्नाडो। इसकी वजह से टोर्नाडो आ जाता है, ठीक है, मतलब कि जेट स्ट्रीम की बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद से व्हेन प्रेशर सिस्टम मीट, व्हेन टू कोल्ड हाई प्रेशर सिस्टम मीट विद द टू वार्म लो, मतलब हाई प्रेशर और लो दोनों अगर एक साथ मिल जाता है तो भी प्रॉब्लम आ जाती है। ज़्यादा हाई प्रेशर और ज़्यादा आपका लो प्रेशर अगर दोनों मिल जाता है तो, ठीक है। तो इससे चांसेस होते हैं कि हाई वेव्स ऑफ द सी हो जाएगा, सरफेस इंक्रीज हो जाएगा हाई सी ऑफ सरफेस का। और टू कोल्ड हाई प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम द सब पोलर लैंड, टू वार्म लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम द टेम्परेट सी। तो ये याद रखिएगा, टू कोल्ड जो है वो सब पोलर एरिया से आता है, टू वार्म आता है टेम्परेट एरिया से आता है। तो इम्प्रॉपर वेदर सिस्टम, द वेदर जब एयर मास हुआ, फ्रंट्स हुआ, ये मूविंग हो रहा है, ठीक है, ऐसे काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर वगैरह देखने को आपको मिल रहा है। क्लाइमेट चेंज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें होंगी। CO2 का इंक्रीज़ हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है, तो इससे बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। कंसर्न्स क्या है, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो वाइड स्प्रेड चेंजेस होंगे वेदर पैटर्न्स में। एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो हैवी रेनफॉल मोर लाइकली हो सकता है। वार्म एयर ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट करती है, ठीक है, दैट मोर वाटर विल बी रिलीज इवेंचुअली। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हीट वेव्स हो सकते हैं, हीट वेव्स हो सकते हैं, एक्सट्रीम रेनफॉल हो सकता है, ठीक है। और जैसे एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये, तो वैसे वैसे एक्सट्रीम वेदर की इवेंट्स हो सकती है। तो द एंथ्रोपोजेनिक जो क्लाइमेट चेंज है इसमें मतलब ह्यूमन जो है एवरीथिंग, ये करंट जो ह्यूमन है ये रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के, इसको कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज, ठीक है गाइज। तो ये सब था आपका। और
एक नेक्स्ट आता है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सोलर एनर्जी की बात होती है तो मिनिस्ट्री ऑफ जो MNRE है उन्हें रिलीज़ किया है कि फर्स्ट लिस्ट ऑफ फोटो वोल्टिक मॉडल मैन्युफैक्चर्स इंडिया। तो MNRE ने जो कि फोटो वोल्टिक सेल कौन मतलब रिलीज़ करा है कि जो उसके मैन्युफैक्चरर्स की, तो ये बात है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। सोलर टेक्नोलॉजी में सोलर फोटो वोल्टिक सेल्स का यूज़ करते हैं जो सोलर रेडिएशन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और ये एक सेमी कंडक्टिंग डिवाइसेस होता है जो कि सिलिकॉन का और कुछ अदर मटेरियल्स मिला के बनते हैं। सोलर थर्मल पावर क्या होता है स्टेशन, ये एक कंसनट्रेटिंग सोलर पावर सिस्टम होता है जो कंसनट्रेटेड सोलर रेडिएशन को हाई टेम्परेचर एनर्जी सोर्स को प्रोड्यूस करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये ALMM ये लिस्ट कौन बनाता है, तो भाई BIS बनाता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन, जो कि 2019 में आया था। इसका यही है कि भाई मतलब कि लो क्वालिटी जो चाइनीज़ है उसको जो डंप कर रहे हैं इंडिया में, उससे हमें छुटकारा पाना है, ठीक है। तो अप्रूव लिस्ट फॉर मॉडल ऑफ एंड मैन्युफैक्चरर्स, ये इसको कहते हैं LM को, ठीक है। यही है डोमेस्टिक कैपेसिटी को बढ़ाना। और सोलर एनर्जी इन इंडिया की बात करें तो हमारा पेरिस क्लाइमेट में हमने लिया कि हम 175 गीगावाट 2022 तक इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। और इसमें 100 गीगावाट जो आपका सोलर से होगा। नेशनल सोलर मिशन भी अपना है। फिर हमारा एक और टारगेट है कि हमें 30 to 35% बाई 2030 करना है फ्रॉम 2005 लेवल से INDC के टारगेट को। फिर से हमने सस्टेनेबल रूफ टॉप इम्प्लीमेंटेशन सोलर, यानी कि ये भी प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है। कुसुम स्कीम लॉन्च किया है, किसानों को देंगे, है ना, कि किसानों की इनकम भी बचेगी और इनकम भी होगी उनकी, और वो इलेक्ट्रिसिटी भी सेल करेंगे जो डिस्कॉम्स हैं, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें आती हैं। एक रोड मैप फॉर इंडियाज़ ऑफ शोर ये विंड एनर्जी है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ने रिलीज़ किया है। तो ये बताती है कि 5 गीगावाट ऑफशोर कैपेसिटी, मतलब ऑफशोर मतलब ये अगर सपोज करोगे सी है और यहाँ का जो शोर है तो शोर के किनारे ये विंड एनर्जी का हम विंड एनर्जी के इंस्टॉलेशन को करेंगे। तो बता रहा है कि ये 2022 से 30 गीगावाट बाई हमें 2030 करना है, ठीक है। मतलब 30 गीगावाट तक हमें करना है 2030 तक। तो इंडिया कैन जनरेट 127 गीगावाट ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी विथ 7 मतलब 7600 किलोमीटर में हमारी कैपेसिटी है कि हम 127 गीगावाट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है कि कितना गीगावाट तक कर सकते हैं, तो 127 गीगावाट तक, ठीक है। तो इसी के साथ ये थोड़ा देख लेना। तो इंडिया का अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन देखें KWH में तो 2019-20 में 1208 था, ठीक है। तो ये पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है आपका, ठीक है। बाकी कुछ खास नहीं है गाइज, मैंने देखा था। तो बाकी नेशनल सोलर विंड पॉलिसी ये 2018 में आई थी, ये थोड़ा देख लीजिएगा, है ना। तो फिर से नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी ये आपका आया था 2015 में। तो ये सब चीज़ें होगी। तो उसके बाद से एक और आता है कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक्सटेंड करा है स्टैंड अप इंडिया स्कीम को, ठीक है, बाई ईयर 2025 तक इसको बढ़ा दिया गया है। तो ये 2016 में लाया गया था। इसका प्रमोट था एंटरप्रेन्योरशिप करना ग्रास रूट लेवल पे, ठीक है, और इससे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना है। मतलब स्टैंड अप, जो लोग नीचे हैं उनको स्टैंड अप करिए, उनको फाइनेंस करिए, जॉब एंटरप्रेन्योरशिप उनके अंदर फाइनेंस करेंगे तभी तो आएगा। तो ये था इसका एम, था कि इसमें रीच आउट द अनडिजर्व सेक्टर ऑफ पीपल सच एज SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज करना था। इसमें बैंक लोन फैसिलिटेट किया जाएगा 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक, ठीक है। एटलीस्ट 1 SC और ST बोरोवर एंड एटलीस्ट 1 वुमेन बोरोवर पर बैंक ब्रांच, ठीक है, पर बैंक ब्रांच में इतना था। और शेड्यूल कमर्शियल बैंक फॉर सेटिंग ऑफ ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज, ठीक है। ओके, तो ये सब है। एलिजिबिलिटी क्या होगा कि आप 18 ईयर से ज़्यादा हो गए, और लोन्स अंडर द स्कीम्स आर अवेलेबल ओनली फॉर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं कि आप पॉलिटिंग सेक्टर में आप करोगे, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हो गई, ठीक है गाइज। तो ये स्टैंड अप स्कीम हो गया। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। और इसकी एक और चीज़, ये नाबार्ड इसको फाइनेंस करता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है गाइज, वीडियो कैसा लगा बताइएगा, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो को। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। हम अगेन अपने करंट अफेयर की सीरीज़ में फिर से आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।